हेलो फ्रेंड्स, एडुकेशन फैमिली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कौन से सिद्धांत को सर्वमान्य माना जाता है और यानी कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, राजस्थान को भौगोलिक स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं आज के इस सेशन में जरूर मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो आप इस सेशन को शेयर करें और आप पूरा ही फोकस्ड रखें। एक नंबर पक्का सीरीज का ये सेशन आपके लिए एग्जाम में बहुत कुछ दे करके जाएगा, यानी कि कारगर सिद्ध होगा। तो साथियों, आप लोग देखिएगा, हम आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की उत्पत्ति, यानी कि इसी को राजस्थान की उत्पत्ति, इसी को हम लोग राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भी कह सकते हैं। किस प्रकार से बना, यानी कि राजस्थान जो 4 भागों से मिलकर बना है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर पूरा ही हमारा आज का डिस्कस रहिएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और एक नंबर जरूर पक्का करके जाएं। तो साथियों, राजस्थान की उत्पत्ति के लिए सबसे सर्वमान्य जो मत है वह जर्मन वैज्ञानिक यानी कि जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पुटअप किया जाता है कि राजस्थान की उत्पत्ति से जुड़ा सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। आप जयन और अयन के जो पेपर होते हैं उन पेपर को आप जरूर देखिएगा। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर के जो पेपर होते हैं वहां ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि राजस्थान की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत या सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। तो राजस्थान की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर की कौन सा सिद्धांत है, तो आप ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों, मैंने आपके लिए यहां लिख दिया है कि राजस्थान की उत्पत्ति के लिए सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत है वह जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। तो राजस्थान की उत्पत्ति के लिए सबसे सर्वमान्य जो कौन सा सिद्धांत है, तो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वह सबसे सर्वमान्य मत है, यानी कि इसी सिद्धांत पर राजस्थान की कैसे उत्पत्ति हुई उस पूरे को हम अब डिटेल से देखेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान की उत्पत्ति हुई है। तो आप लोगों को पता होगा कि पूरे ही पृथ्वी पर 71% जल है और स्थलीय जो भाग है वह 29% है। तो आपको ये चीज ध्यान होनी बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको छोटा सा बता देता हूं कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का यह जो भाग है सिर्फ इतना सा भाग, ये 29% का जो भाग है यह स्थलीय भाग है, यानी कि ये महाद्वीपीय भाग है जहां पर लोग निवास करते हैं, आप निवास कर रहे हैं, दुनिया निवास कर रही है, सब निवास कर रहे हैं। तो ये स्थलीय भाग है 29% और 71% जो भाग है वह महासागरीय भाग है, यानी कि समुद्री भाग है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्थलीय भाग कितना है और महासागरीय भाग कितना है। अब जर्मन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने जब पूरी दुनिया के लिए ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जब लागू किया तो उस समय राजस्थान की उत्पत्ति के लिए जब वैज्ञानिकों ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान की उत्पत्ति हुई है तो सबसे सर्वमान्य मत इन्हीं वेगनर जी का मिला था। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा आप समझिएगा, उनका कहना था कि ये जो भाग है, यानी कि ये जो स्थलीय, ये 29% का जो स्थलीय भाग है, यह स्थलीय भाग
यानी कि 29% स्थलीय भाग यानी कि महाद्वीपीय भाग है। आप समझिएगा पूरा ध्यान से, मेरी एक एक शब्द आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कारगर साबित होंगे। यानी कि 29% जो भाग महाद्वीपीय जो भाग है, इस भाग को अल्फ्रेड वेगनर साहब ने एक नाम दिया और उन्होंने कहा कि ये जो महाद्वीपीय जो भाग है इसे पेंजिया के नाम से जाना जाता है। तो यानी इन्होंने इसको पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। तो महाद्वीपीय भाग को पेंजिया नाम दिया गया और इसी महाद्वीप के चारों तरफ, यानी कि आप जब देखेंगे कि इस महाद्वीप के चारों तरफ का जो भाग है, यानी कि महाद्वीप 29% के चारों तरफ फैला हुआ जो भाग है यह महासागरीय भाग है, आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा जल है और महासागरीय भाग है, यानी कि इसमें क्या भरा हुआ है? बहुत ही ज्यादा मात्रा में जल भरा हुआ है, आपका पानी भरा हुआ है। तो यानी कि ये जो पूरा भाग है ये डायग्राम के माध्यम से समझाने से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो यह जो भाग है इसे जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इसको पेंथालासा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो इसको पेंथालासा नाम दिया गया। तो यह जो भाग है इसे पेंथालासा के नाम से जाना जाता है। तो जो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार समुद्रीय जो भाग है, महासागरीय जो भाग है, उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको पेंथालासा, क्या नाम दिया गया? पेंथालासा नाम दिया गया। और महाद्वीपीय जो भाग है इसे पेंजिया नाम दिया गया। यहां तक आपका कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन करूंगा। तो साथियों, महाद्वीपीय भाग पेंजिया और महासागरीय भाग पेंथालासा के नाम से जाना गया। लेकिन करोड़ों वर्षों के बाद, यानी कि पृथ्वी में कुछ भूसन्नति, प्लेट विवर्तनिकी और ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जैसे विस्फोट होने की वजह से पृथ्वी से के अंदर से कुछ भूसन्नति की जो घटना है वह घटना होने से, यानी कि ज्वालामुखी भूकंप जैसी घटनाओं की वजह से आप देखेंगे कि यह जो महाद्वीपीय जो भाग है यह दो भागों में विभाजित हो गया। यानी कि ये जो पेंजिया जो भाग है यह कहीं न कहीं दो भागों में विभाजित हो गया और ये जो पेंजिया है यानी कि जो महाद्वीपीय भाग है वह कुछ इस तरह का बन गया। यानी कि ये प्लेट दो भागों में टूटकर बीच में एक दरार की स्थिति बन गई। तो जब इस पेंजिया की दरार की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी कि तो ऊपरी, यानी कि ये पेंजिया दो भागों में बटा, तो दो भागों में जब बटा तो इसे हमने उत्तरी भाग के नाम से इसे हमने जाना, उत्तरी भाग। और ये पेंजिया का दक्षिणी भाग बन गया। आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ये पेंजिया का दक्षिणी भाग बन गया। तो इसी उत्तरी भाग को अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इसे अंगारा लैंड के नाम दिया गया। तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। और जो दक्षिणी जो भाग है इस दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि पृथ्वी के उथल पुथल होने से, भूकंपीय घटनाओं से, यानी पेंजिया दो भागों में टूट गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड के नाम से और दक्षिणी भाग गोंडवाना या घोड़वाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। आपने देखा होगा कि जब ये महासागर है और पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो आप देख रहे हैं कि ये प्लेट विवर्तन की घटना से जब ये दो भागों में टूट गया तो बीच में एक दरार और एक गैप आ गया। और ये जो गैप आया, यानी कि इस गैप में कहीं ना कहीं ये महासागरीय जो पानी है वह इस पार्ट में आकर के समाहित हो गया। यानी कि ये जो भाग है इस भाग में कहीं ना कहीं ये महासागरीय जो पानी है वह आकर के यहाँ समाहित हो जाता है और यहाँ एक सागर का निर्माण हो जाता है जिसे हम तैथिस सागर के नाम से जानते हैं। तो ये जो पार्ट है, यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना या गुडवाना लैंड के बीच का जो भाग है, इस भाग को हम तैथिस सागर के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये जो भाग है इसे तैथिस सागर के नाम से जाना जाता है। और यह किससे उत्पन्न हुआ है? तो ये भूसन्नति घटनाएं जो हुई उससे उत्पन्न भाग है तैथिस सागर, जिसे
छिछला सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि किस सिद्धांत के आधार पर हम लोग राजस्थान की उत्पत्ति को देख रहे हैं। मैं एक बार इसे पुनः समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति में कौन कौन सा भाग इसमें शामिल है। महाद्वीपीय भाग पेंजिया, महासागरीय जो भाग है पैंथालासा, भूसन्नति घटना, प्लेट विवर्तनिकी और ज्वालामुखी और भूकंप की वजह से पेंजिया भाग दो भागों में डिवाइड हो गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना या गोंडवाना लैंड में दो भागों में टूट गया और इनके बीच में जो प्लेट विवर्तनिकी जैसी घटना से एक सागर का निर्माण हुआ जिसे हम छिछला सागर या तैथिस सागर के नाम से जानते हैं। तो साथियों, ये पूरा ही जो सिद्धांत है ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। अब अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है इसमें दो भागों से मिलकर हुई है। आप समझिएगा कि यहाँ पर ये तैथिस सागर जो है और गोंडवाना लैंड, ये जो भाग है इसी भाग में कहीं ना कहीं राजस्थान स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इस पूरे भाग में राजस्थान की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से पार्ट हमको यहाँ से उठाने हैं यानी कि लेने हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, जरूर ले लीजिएगा। साथियों, अब हम राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है उस पर हम पूरा ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिएगा सिर्फ आपको दो चीजें अब याद रखनी है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में से राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई है। मैं फिर से बोल रहा हूं, राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई है। इतनी सी लाइन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पूरा ही राजस्थान की उत्पत्ति की जो समझ है वो आपको बिल्कुल ही पूरा माइंड के सेटअप हो जाएगी। आपका एक मस्तिष्क में चित्र बनेगा। कैसे, आप समझिएगा, राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई है, आपको बस इतना सा याद रखना है और इसी से आपका काम चल जाएगा। तो राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई है, यानी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, जी का मीन गोंडवाना लैंड, किसे, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और टी का मतलब यहाँ है तैथिस सागर, बस। यानी कि राजस्थान की उत्पत्ति जो हमने पैंथालासा, पेंजिया, अंगारा लैंड, तैथिस सागर और हमने गोंडवाना लैंड, ये जो भाग देखे उसमें दो ही भागों से राजस्थान की उत्पत्ति हुई है, गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर से, तैथिस सागर। तो साथियों, राजस्थान की उत्पत्ति के लिए गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर, राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई है। अब आप देखिएगा गोंडवाना जो लैंड है इसे दो भाग राजस्थान में, राजस्थान को भौगोलिक प्रदेश या भौगोलिक स्वरूप जब आप देखेंगे तो राजस्थान को भौगोलिक प्रदेश की दृष्टि से चार भागों में डिवाइड किया गया है। उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है और उसी को हम पूरे भूगोल में डिटेल से पढ़ते हैं। तो आप देखिएगा तैथिस सागर से दो की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन है उस पर भी हम नजर डालेंगे। तो गोंडवाना जो लैंड है इससे सबसे पहले, यानी कि राजस्थान की उत्पत्ति में सबसे पहले जिस भौगोलिक प्रदेश का निर्माण हुआ है वह है अरावली। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले गोंडवाना लैंड से अरावली की उत्पत्ति हुई है, यानी कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। उसके बाद राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश बना, यानी कि भौगोलिक जो प्रदेश बना है वह है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो ये जो हाड़ौती जो प्रदेश है इसका निर्माण भी कुल मिलाकर किससे हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। हाड़ौती प्रदेश, पठारी प्रदेश कर देता हूं, हाड़ौती पठारी प्रदेश। तो ये दोनों ही भाग गोंडवाना लैंड से इन दोनों की उत्पत्ति हुई है। तैथिस सागर वाला जो भाग है उस भाग से राजस्थान में मरुस्थल, यानी कि जो आपका पश्चिम का जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल की जो उत्पत्ति है वह तैथिस सागर से हुई है। और अंत में आप ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है और अंत में मैदान, और मैदान कहां पर है तो आपको मैं यहाँ दोनों ही चीजें लिख देता हूं, मरुस्थल
पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, जिसमें आपने देखा होगा मरुस्थल में लगभग यानी कि राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ ये मरुस्थलीय जो भाग है, यह पूरा ही 33 सागर यानी कि इस भाग पर कभी न कभी 33 सागर यानी कि कोई सागर था, लेकिन किसी कारणवश यह सूख जाने की वजह से आप इसका जो पेंदा है उस पेंदे को ही आप देख रहे हैं। और पेंदा मीन आप यहाँ पर जो बचा हुआ जो सूखा भाग है वह रेत के रूप में आपको जो नजर आता है, बालू के रूप में, वही भाग आप देख रहे हैं मरुस्थलीय भाग। तो यह कहीं ना कहीं मरुस्थलीय जो भाग है वह 33 सागर का अवशेष है, यानी कभी न कभी यहाँ कोई ना कोई सागर रहा होगा और वह सागर 33 सागर ही था। तो मरुस्थल में पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। और मैदान में आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जो पाई जाती है वह इसी मैदानी भाग में पाई जाती है। तो आप देखिएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, आप भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो बेल्ट है, दौसा, टोंक, जयपुर वाला जो पूर्वी भाग है, उस भाग को जब आप देखेंगे तो वह मैदानी प्रदेश है। तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि आपको पूछें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौगोलिक स्वरूप या राजस्थान का सबसे जो प्राचीन भौगोलिक प्रदेश है वो कौन सा है, तो आपको अरावली बताना है, क्योंकि ये उत्पत्ति का क्रम है, यानी कि ये एक सीक्वेंस से उत्पत्ति का क्रम है, यानी कि पहले अरावली की उत्पत्ति हुई राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई, फिर मरुस्थल, फिर मैदान। तो सबसे जो प्राचीनतम है वह आपको ध्यान रखना है, यानी कि सबसे जो प्राचीनतम है वह अरावली है, आपको ध्यान रखनी है, ये पूरा क्रम है। तो सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश राजस्थान का कौन सा है, तो आप बताएंगे अरावली। और सबसे नवीनतम अगर आपको पूछा जाए तो सबसे नवीनतम हो जाएगा आपका मैदानी भाग। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अरावली प्राचीनतम भाग है, फिर सबसे और मैदानी भाग जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश वह नवीनतम भाग है। आपने कई टीचरों को ये पढ़ाते हुए देखा होगा, वो डायरेक्ट ही लिख देता है कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश और लिख देता है और आपको पढ़ाना शुरू कर देता है, पर वह यह नहीं बताता है कि राजस्थान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लेके आऊंगा जहां से सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो साथियों, हम अरावली के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर मरुस्थल और मैदान। यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, गोंडवाना लैंड से दोनों ही पठारों की उत्पत्ति है। अरावली भी पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि पठार, दोनों ही पठारों की उत्पत्ति कहां से हुई है, गोंडवाना लैंड से। यहाँ दोनों ही आपको मैदान नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा मरुस्थली पूरा मैदानी प्रदेश है और ये भी पूर्वी मैदान जो प्रदेश है, जो उपजाऊ भूमि है, खेती समतल क्षेत्र में ही होती है। तो 33 सागर वाला जो भाग है जहां से दोनों ही मैदानी भाग बने और गोंडवाना लैंड से दोनों ही पठारी भाग बने हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने राजस्थान के चारों ही भौगोलिक प्रदेशों को किस प्रकार से और किससे बने हैं उसको पढ़ा और इससे जुड़े हुए सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की स्थिति और विस्तार पर बात करूंगा, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और निरंतरता के साथ पढ़ाई कर माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिएगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।